Assalamu alaikum students. In this lecture we will study about electrostatics FSC part 2 chapter number 12. First of all students हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट हम कूलम्स लॉ जो कि हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, देन हम उसको स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट. इट मीन्स ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में हों. इट मीन्स स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उन्होंने से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ को समझना है, चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर. फ्रेंड्स, चार्ज ऑलवेज एसोसिएट करता है मैटर के साथ. चार्ज कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. चार्ज की अपनी कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं होती. चार्ज ऑलवेज मैटर के साथ एसोसिएट होता है. इट मीन्स हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. अगर 2 कूलम चार्ज है उसका अपना कोई मास होगा, 3 कूलम चार्ज है उसका भी अपना कोई मास होगा. इसका मतलब चार्ज इज ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डिंग विद मैटर. ये मैटर के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग करता है. चार्ज जो है वो ऑलवेज मैटर के साथ एसोसिएट होता है. यानी मैटर से अलग होकर चार्ज की अपनी कोई वजूद नहीं है. चार्ज अकेला कभी नहीं रह सकता. मैटर नॉट ऑलवेज एसोसिएट विद चार्ज. मैटर जो है वो चार्ज के साथ एसोसिएट नहीं होता. हमारे पास 2 kg का मास है, ये 2 ग्राम का मास है ये वाला. ये चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. लेकिन स्टूडेंट जो हमारा चार्ज होता है वो ऑलवेज एसोसिएट करता है मैटर के साथ. इट मीन्स चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर बट मैटर इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद चार्ज. यानी चार्ज मैटर के साथ एग्जिस्ट करता है. मैटर नहीं है तो चार्ज की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता. लेकिन जो मैटर है वो चार्ज के बगैर भी हो सकता है और विद चार्ज भी हो सकता है. यानी कोई बॉडी चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है. इस कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्टिविटी जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ग्लास रॉड है. 2 ग्लास रॉड्स को हमने हैंग किया हुआ है और ये न्यूट्रल रॉड हैं. इनको किसी चीज़ के साथ रब नहीं किया हुआ है. इनके दरमियान कोई फोर्स नहीं है, ना तो इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन है, ना इनके दरमियान रिपल्शन है. ऐसी कोई फोर्स नहीं है. अब स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि हम एक रॉड को देखें, दोनों हमारी रॉड्स हैं, दोनों ही ग्लास रॉड हैं. ये वाली हमारी दोनों ही स्टूडेंट्स से ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं. दोनों ग्लास रॉड हैं, इसको मैंने सिल्क के साथ रब किया क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है. दोनों का सेम मटेरियल है. या तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे क्योंकि एक ही मटेरियल की बनी हुई हैं, दोनों ग्लास की हैं. तो या तो इनके अंदर एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करें सिल्क से, या तो इनकी जो एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें. जैसे मैं इसको रब करता हूँ, या तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लूज़ किए, लेकिन इतना कन्फर्म है कि इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम है. जैसे ही सिमिलर चार्ज वाली जो सिल्क के साथ रब की हैं उनको इसके साथ बांध के छोड़ दिया जाता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं. तो इससे हमें आइडिया हो जाता है स्टूडेंट्स, आइडिया हो जाता है कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है. तो देखिए, सिमिलर चार्जेस रिपेल. हमें नहीं पता इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन इतना कन्फर्म है कि इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम है. सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. अब स्टूडेंट्स, हम एक ऐसा करते हैं, हम एक इबोनाइट की रॉड लेते हैं और उसको और सिलिको रॉड को दोनों को हम लोग देखें सिल्क के साथ जो है वो रब करते हैं. एक हमारे पास इबोनाइट रॉड है, दूसरी हमारे पास अगेन ग्लास रॉड है. अब हम दोनों को हमने सिल्क के साथ जैसे रब करना है क्योंकि दोनों मटेरियल डिफरेंट हैं. अब मे बी इसकी प्रॉपर्टी हो कि ये मटेरियल ये सिल्क से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या ये लूज़ करेगा, क्योंकि दोनों 2 डिफरेंट मटेरियल हैं. इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं. एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन को गेन करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे. जैसे हम सिल्क के साथ इसको रब करते हैं, अब हमें इतना कन्फर्म है इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है. हमें ये नहीं पता कि कौन सी पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है. जैसे हम इसको यहाँ पे लटकाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. यहाँ से एक चीज़ समझने वाली है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्टिविटी के अंदर देखें, जब रॉड हमारी न्यूट्रल है उस वक्त कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जब रॉड के ऊपर चार्ज आ गया, आइदर सिमिलर चार्ज है आइदर अट्रैक्टिव चार्ज है,
अदर पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों ही ऑपोजिट चार्ज हैं या फिर सिमिलर चार्ज हैं, तो इन दोनों के ऊपर फोर्स लग रही है। कोई भी बॉडी इट सेल्फ मूव नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, नो बॉडी कैन मूव इट सेल्फ। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखें यहाँ पे इनके दरमियान, इनके अंदर मोशन पैदा हुई है, इट मीन्स यहाँ पे कोई फोर्स है। इधर ये दोनों के अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, उस फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स है। इट मीन्स ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये चार्ज्ड बॉडीज़ के दरमियान तो एग्जिस्ट करती है, न्यूट्रल बॉडीज़ के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने ऐसी फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स रखा है। देखें, फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज़ इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये है, अगर इसके दरमियान अट्रैक्शन है, अगर यहाँ पे रिपल्शन है, यहाँ पे दो बॉडीज़ आपस में ये रिपेल कर रही हैं, ये दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन, हाउ मच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पे कितनी अट्रैक्शन है, 2 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, कितने न्यूटन फोर्स लग रही है, कितने न्यूटन फोर्स रिपल्शन की है। यहाँ पे इस चीज़ की स्टडी की है चार्ल्स एग्नेस्टिक कूलम्स ने, जिसको हम अपने एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर स्टडी करेंगे। चार्ल्स एग्नेस्टिक कूलम्स, इसने स्टडी की और इसको हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के अंदर, कि इनके अंदर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू चार्ज, किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज करें। हम अपनी एक्टिविटी में स्टूडेंट्स देख चुके हैं कि जब दो चीज़ों को रब किया जाता है, एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। इट मीन्स फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज आ सकता है स्टूडेंट्स। उसके बाद इंडक्शन की वजह से भी चार्ज आ सकते हैं, कंडक्शन की वजह से भी कोई बॉडी चार्ज की जा सकती है। इंडक्शन और कंडक्शन को हम वी हैव स्टडी इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सो हाउ टू चार्ज, देयर आर 3 मेथड्स, फ्रिक्शन, इंडक्शंस एंड कंडक्शंस। अब हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा समझिएगा। अगर दो बॉडीज़ को हम आपस में रब करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, इट मीन्स इसके अंदर से आधा इलेक्ट्रॉन निकल के इधर नहीं जा सकता, यानी हाफ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर नहीं जा सकता। एक इलेक्ट्रॉन का 3/2 हिस्सा इसके अंदर नहीं जा सकता, एक इलेक्ट्रॉन का 10वां हिस्सा निकल के इधर नहीं जा सकता। इट मीन्स टोटल एक इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन निकल के इधर शिफ्ट होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो सकता है, या 3 के बराबर हो सकता है। वो कभी 1/10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता। हम कहेंगे इस बॉडी के ऊपर आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स का 3 टाइम हो सकता है, 4 टाइम हो सकता है। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है स्टूडेंट्स। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड हम एक MCQs भी सॉल्व करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19। स्टूडेंट्स, अगर हमें पेपर में दिया जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला चार्ज किसी बॉडी के ऊपर पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हमें दिया जाता है +3/2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये पॉसिबल है? तो ये आम रूटीन में ये आज पॉसिबल नहीं है, और इसकी भी एक कंडीशन है, ये कार्क लेवल पर ना हो। तो हम ये कहेंगे ये फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ये वाला चार्ज किसी बॉडी के ऊपर पॉसिबल नहीं होता। 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। देखें स्टूडेंट्स एक चीज़ को कि हमारे पास 1.6 क्रॉस 10 की पावर -18 कूलम है, 1.6 क्रॉस 10 की पावर -20 कूलम है। इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल है? हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि 1.6 क्रॉस 10 की पावर -18 और ए और बी में से कौन सा चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। हम पहले 1.6 क्रॉस 10 की पावर -18 कूलम को स्टडी करते हैं। देखिए अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, यानी इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में वो 10 की पावर 1 आएगा, ये 10 की पावर -19 है, दोनों को मिलेंगे -19 और +1, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -18। तो ये 1.6 क्रॉस 10 की पावर -18 कूलम पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं इधर से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर डाल देता हूँ, इस मार्कर से या इस रॉड से अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, निकाल के इस रॉड में डाल देता हूँ इधर, तो इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं।
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19, 10 शिफ्ट हुए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, साइंटिफिक नोटेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 1 आएगा, ये 10 की पावर -19 है तो वो -19 और 1 मिलके -18 आएगा। इट मीन्स ये शो कर रहा है कि किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, देखें ये 1.6 क्रॉस 10 की पावर -20 कूलम, क्या ये चार्ज किसी बॉडी के ऊपर पॉसिबल है या नहीं है? अब इसको स्टडी करते हैं। देखिए इस टर्म्स को के नीचे मैं 10 के साथ डिवाइड करता हूँ। जैसे मैं 10 के साथ डिवाइड करूँगा तो वो 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर आएगी -1। ये 10 की पावर -19 है, वो 10 की पावर -1 आएगा तो मिलके -20 आ जाएगा, तो ये -20। इट मीन्स इसको 10 पे डिवाइड किया हुआ है, यानी इसका 10वां हिस्सा। किसी चीज़ को जब 10 पे डिवाइड करते हैं इट मीन्स उसका 10th पार्ट है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का 10वां हिस्सा निकाल के इधर डाल दिया जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरा इलेक्ट्रॉन, होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का 10वां हिस्सा इधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। दैट्स वाई 1.6 क्रॉस 10 की पावर -20 कूलम ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ पॉसिबल चार्ज 1.6 क्रॉस 10 की पावर -18 कूलम, विच वन इज़ नॉट पॉसिबल, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन ये होगा। अब स्टूडेंट्स हमारा एक मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि दोनों रॉड के ऊपर सेम मास है, दोनों का मास सेम है। अगर इसको चार्ज दे दिया जाए, क्या इसके मास में कोई कमी आएगी या मास में इजाफा होगा? इफ़ वी चार्ज अ बॉडी आइदर इट्स मास इंक्रीज और डिक्रीज, यस इसका मास इंक्रीज डिक्रीज करेगा, इसका मास चेंज होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये दोनों का मास सेम है। अगर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया जाता है, इसको ज़रा समझें, अगर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया जाता है तो जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम है, तो इसके ऊपर इतना चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि कोई भी चार्ज मैटर के बगैर नहीं रह सकता, तो उस इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास भी है जो इसके अंदर ऐड हुआ है। तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसका मास पहली निस्बत थोड़ा सा बढ़ चुका है नेगेटिव चार्ज आने से। और इसके बाद अगर हम इसका देखिए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर इसका कन्वर्स करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास भी निकल रहा है बाहर। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 kg होता है। इतना मास इसमें से निकलेगा बाहर, तो इसका मास कम हो जाएगा, इसके काउंटर जो पार्ट होगा। अब इसको हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। देखें ये हमारे पास दो स्फीयर हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर शिफ्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ शिफ्ट हुई है ये भी देखा करें साथ। कि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इट मीन्स इस यहाँ पे स्फीयर के अंदर से 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 kg वाली कोई चीज़ निकल के इधर चली गई है, तो इसका मास रिड्यूस हो चुका है। देखें m पॉजिटिव कम है, m नेगेटिव ज़्यादा होता है। तो अब हमें इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखें 3 स्फीयर है, तीनों का मास सेम है। अब ये हमारे पास न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करते, ना ही लीव करेंगे। ये वो स्फीयर है जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। असल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो उसके साथ 9.1 क्रॉस 10 की पावर -13 kg वाली कोई चीज़ है, कोई पार्टिकल है, वो इसके अंदर इंटर होगा तो इसका मास इतना बढ़ जाएगा। तो m नेगेटिव जो है वो ग्रेटर हो जाएगा इससे। देखें जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका जो मास है 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 kg मैंने इधर से बाहर निकाल लिया है, तो इसका मास रिड्यूस हो चुका है। इससे पता चला कि पॉजिटिव जो चीज़ होती है, जो पॉजिटिव स्फीयर है, उसका मास हैज़ बीन रिड्यूस्ड दैन इट्स काउंटर पार्ट है। इसका जो काउंटर पार्ट है, जो इसका जो कंपेयर करने वाला जो मास है उसके साथ कम हो चुका है। तो अब हम देखें एक मज़ीद नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखें ये हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज फेंक दिए जाएं तो वो तमाम पॉजिटिव चार्ज इसकी आउटर सरफेस को कवर करते हैं। ये आपने याद रखना है। किसी भी कंडक्टर, चाहे वो सिलेंडर की टाइप का हो, चाहे वो स्फीयर की टाइप का हो, अगर उसको चार्ज दिया जाता है तो उसकी इनर बॉडी जो होती है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, उसकी आउटर सरफेस के ऊपर फैल जाता है। चार्ज ऑलवेज जो है वो शिफ्ट होता है आउटर सरफेस के ऊपर। इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे कि
चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज देते हैं एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो जैसे किसी स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फेंके जाते हैं तो वो फौरी तौर पर उसकी दीवार के साथ लग जाते हैं, क्योंकि दीवार इतनी बारीक होती है इसलिए वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इट मीन्स ऑल ऑफ द चार्ज गिवन टू ए स्फीयर शिफ्टेड टुवर्ड द आउटर सरफेस, नन ऑफ द चार्ज रिजाइड्स इनसाइड द सरफेस। कोई भी चार्ज किसी भी बॉडी के, हॉलो बॉडी के या सॉलिड बॉडी के इनर सरफेस पर चार्ज नहीं होता, सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये एक शॉर्टकट हिंट है। स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि चार्ज का, ये तो हो गया हमारा आउटर सरफेस पर चार्ज की शिफ्टिंग हो गई। अब हमारे पास ये देखें यूनिफॉर्म स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये हमारा यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं है, इसके अंदर एक शार्प एज बना हुआ है, तो जब भी हम इसको चार्ज देंगे शार्प एजेस के ऊपर ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होता है। स्टूडेंट्स इसकी क्या रीज़न है कि चार्ज जो है वो शार्प एजेस के ऊपर ज़्यादा इकट्ठा होता है, बाकी सरफेस के ऊपर कम इकट्ठा होता है। स्टूडेंट्स चार्ज डेंसिटी हमारी रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम कमिंग वीडियो में देखेंगे। किसी भी सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी चार्ज की एक डेंसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, मास बटा वॉल्यूम, ऐसे चार्ज की अपनी एक डेंसिटी होती है। वो चार्ज बटा वॉल्यूम भी हो सकता है, चार्ज बटा एरिया भी हो सकता है। स्टूडेंट्स ये हमारी चार्ज डेंसिटी रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखें यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा स्फीयर बनाता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर देखें ये इस कर्व को लेके, तो इसका रेडियस छोटा है, लेकिन इधर देखें अगर मैं एक स्फीयर बनाता हूँ, ये देखें बड़ा सा स्फीयर बनेगा क्योंकि ये कर्व बड़ी है तो इसका रेडियस बड़ा है। जहाँ पे रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे चार्ज कम होगा, जहाँ पे रेडियस कम है वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा। सिंपल ये याद रख रहे हैं, शार्प एजेस पर चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होता है। चार्ज लीकेज, ये शार्प एजेस का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि, और हमने बोलना है कि चार्ज जो है वो लीक करता है शार्प एजेस के ज़रिए। हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कूलम्स लॉ और इसकी लिमिटेशन को स्टडी करेंगे। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।